नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास की एक ऐसी आर्थिक योजना के बारे में जिसने दशकों तक हमारे देश की दिशा तय की। जरा सोचिए, 1950 का दशक है, भारत अभी-अभी आज़ाद हुआ है। अब उसके सामने एक बहुत बड़ा, मतलब एक पहाड़ जैसा सवाल है। ये इतना बड़ा और गरीब देश अपने उद्योग, मतलब फैक्ट्रीज वगैरह कैसे बनाएगा, वो भी बिल्कुल शुरू से। तो इस मुश्किल सवाल का जवाब आया 1956 में एक पॉलिसी के तौर पर। और ये कोई मामूली पॉलिसी नहीं थी, ये इतनी जबरदस्त थी कि इसे भारत का आर्थिक संविधान या इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। अच्छा, तो इस आर्थिक संविधान की नींव क्या थी? इसका आधार था उद्योगों को बांटना, एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से उनको कैटेगराइज करना। चलिए समझते हैं ये कैसे किया गया। तो देखिए, 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसने सभी उद्योगों को मालिकाना हक, मतलब ओनरशिप के हिसाब से 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला, पब्लिक सेक्टर, जो पूरी तरह सरकारी था। दूसरा, मिक्स्ड सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट दोनों थे। और तीसरा, प्राइवेट सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं शेड्यूल ए की। इसमें 17 ऐसे जरूरी उद्योग रखे गए, जैसे कि डिफेंस, आर्म्स, रेलवेज, जो पूरी तरह मतलब 100% सरकार के ही कंट्रोल में रहेंगे। इसके बाद आई शेड्यूल बी। इसमें 12 उद्योग थे। यहां पर सरकार लीड लेगी, मतलब मुख्य भूमिका सरकार की होगी। लेकिन प्राइवेट कंपनियां भी सरकार की मदद कर सकती थीं, एक तरह से सप्लीमेंट्री रोल में। अब यहां आप देख सकते हैं कि कौन से उद्योग किस में थे। शेड्यूल ए में देखिए, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, लोहा, इस्पात, मतलब देश की सुरक्षा और तरक्की के लिए जो सबसे जरूरी थे। शेड्यूल बी में फर्टिलाइजर, माइनिंग जैसे उद्योग, और जो कुछ भी बचा वो सब कुछ डाल दिया गया शेड्यूल सी में, जो प्राइवेट सेक्टर के लिए था। तब सवाल ये उठता है कि शेड्यूल सी में जो प्राइवेट सेक्टर था, क्या उसे पूरी आज़ादी थी? क्या वो कोई भी उद्योग कहीं भी शुरू कर सकते थे? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से एंट्री होती है लाइसेंस राज की। ये सिस्टम, जिसे हम लाइसेंस राज के नाम से जानते हैं, इसका सीधा मतलब था कि अगर किसी प्राइवेट कंपनी को कोई नया बिजनेस शुरू करना है या फिर अपने मौजूदा बिजनेस को और बढ़ाना है, तो उसे सरकार से एक लाइसेंस लेना ही होगा। बिना लाइसेंस के कुछ भी मुमकिन नहीं था। पर ऐसा किया क्यों गया? इस लाइसेंस सिस्टम का मकसद क्या था? देखिए, सरकार के 2 मेन टारगेट थे। पहला तो ये कि देश के पास जो सीमित संसाधन थे, पैसा, कच्चा माल, उनका सही इस्तेमाल हो। और दूसरा, ये पक्का करना कि नई नई फैक्ट्रियां सिर्फ बड़े शहरों में ना लगें, बल्कि देश के पिछड़े इलाकों में भी विकास हो। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अगर कोई उद्योगपति किसी पिछड़े गांव या कस्बे में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव देता, तो उसे लाइसेंस मिलने के चांस बढ़ जाते थे। ये देश भर में एक जैसा विकास करने का एक तरीका था। लेकिन रुकिए, ये पॉलिसी सिर्फ बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों या लाइसेंस के बारे में ही नहीं थी। इसका एक बहुत बड़ा फोकस था छोटे उद्योगों पर, क्योंकि यही थे देश में रोजगार पैदा करने वाले असली इंजन। 1955 में कर्वे कमेटी बनी थी, जिसने छोटे उद्योगों यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे जोर देने की बात कही थी। क्यों? क्योंकि इनमें पैसा कम लगता है और ये ज़्यादा लोगों को काम दे सकते हैं। इससे सिर्फ नौकरियां ही नहीं बनती, बल्कि पैसा कुछ ही हाथों में जमा होने के बजाय ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है, जिससे सामाजिक न्याय भी होता है। तो अब इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं। ये जो अलग अलग नियम थे, 3 शेड्यूल, लाइसेंस राज, छोटे उद्योगों को बढ़ावा, इन सब के पीछे की बड़ी सोच क्या थी? सरकार का विजन क्या था? तो एक जैसा विकास हो, इसके लिए सरकार ने लाइसेंस के अलावा और भी कई लालच दिए। जैसे अगर आप किसी पिछड़े इलाके में इंडस्ट्री लगाते हैं, तो शुरुआती कुछ सालों तक कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब टैक्स हॉलिडे। साथ ही बिजली और पानी भी सस्ते दाम पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस आर्थिक संविधान के 3 सबसे बड़े लक्ष्य थे। पहला, भारी उद्योगों पर फोकस करके देश का तेजी से औद्योगिकरण करना। दूसरा, अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करके एक समाजवादी समाज बनाना। और तीसरा, ये सुनिश्चित करना कि देश के हर कोने का एक साथ विकास हो। सरकार के कंट्रोल वाले इस मॉडल ने कई दशकों तक भारत की अर्थव्यवस्था की शक्ल तय की। और ये हमें आज एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। इस नीति की जो विरासत है, मतलब इसका जो असर आज हम देखते हैं, वो कैसा है?